बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हकाइक के हवाले से अगर बात करें तो पहले पार्लिमानी साल में वफाकी कैबिनेट के मेंबरान की क्या कारकर्दगी रही है, पिलडैट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। नाज़रीन, पिलडैट रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी कैबिनेट में 18 वज़रा और 2 वज़राए मुमलिकत हैं। कैबिनेट में सिर्फ एक खातून वज़ीर मुमलिकत और कोई गैर मुस्लिम नहीं है। पिलडैट के मुताबिक कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सबसे मौसर रुकन कैबिनेट रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ पार्लिमानी कारकर्दगी के एतबार से पहले नंबर पर रहे। हाज़री और ऐवान में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करने में भी आज़म नज़ीर तारड़ का पहला नंबर है। आज़म नज़ीर तारड़ ने आइनी तरमीमी बिलों समेत 38 हुकूमती बिलों की मंजूरी करवाई। आज़म नज़ीर तारड़ 157 में से 89 इजलास में शामिल हुए, शरीक हुए और 17 घंटे 18 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की है। पिलडैट की रिपोर्ट में बताया गया कि ख्वाजा आसिफ 69 इजलासों में उन्होंने शिरकत की है, 5 घंटे 41 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की है। उसके बाद अता तारड़ साहब हाज़री के लिहाज से 5वें और गुफ्तगू के लिहाज से 30वें नंबर पर रहे। इसके बाद नाज़िम वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हाज़री के लिहाज से 12वें नंबर पर और वज़ीर ख़ज़ाना ने 2 घंटे 45 मिनट गुफ्तगू करके 4थे नंबर पर रहे हैं। पिलडैट के मुताबिक आहद चीमा और मोहसिन नकवी पार्लिमानी कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबर पर रहे हैं। अलीम खान हाज़री के एतबार से 8वें, गुफ्तगू के लिहाज से 13वें नंबर पर रहे हैं। आहद चीमा हाज़री के लिहाज से 17वें और बोलने के लिहाज से 19वें नंबर पर हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह से एक लिस्ट उन्होंने जारी की है जिस पर डिस्कशन करते हैं। एहसन इकबाल हाज़री के लिहाज से 14वें और गुफ्तगू के लिहाज से 12वें नंबर पर हैं। अली परवेज़ मलिक हाज़री के लिहाज से 4थे और गुफ्तगू के लिहाज से 9वें नंबर पर हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से मोहसिन नकवी हाज़री के लिहाज से 16वें और बोलने के लिहाज से 18वें नंबर पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिर्फ 12 मिनट पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है। मोहसिन नकवी 157 इजलासों में से सिर्फ 10 में शामिल हुए हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें परवेज़ इलाही और शाह महमूद के नाम जो हैं उस रिपोर्ट से गायब हैं और PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुबैना किरदार की तफसीलात भी उस रिपोर्ट में जारी कर दी गई हैं। इस सब पर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा जहाँ ये रिपोर्ट 2 अहम रिपोर्ट सामने आई हैं, अडियाला जेल में इमरान खान और बुशा बीबी के माहाना अखराजात में भी कहा जा रहा है कि इजाफा हो गया है और उनको खासे एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं ये दोनों। वहाँ पे माहाना 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपए तक इनका जो है वो खर्चा जो है पहुँच चुका है माहाना, और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की जा चुकी है खाने पीने के लिहाज से। ये भी सामने आई है डिटेल्स, जेल ज़राए के मुताबिक नाज़रीन सामने आई हैं। नाज़रीन, सब के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ते को डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी और मरीम नवाज़ की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी। छोटे मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बने नाज़रीन 1 साल होने को है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें माइनस प्लस के हिसाब से। डेरा गाजी खान जलसा बतौर वज़ीर आज़म उनका पहला जलसा बाज़ाब्ता बाकायदा जलसा था। जलसा करना सिर्फ अपोजिशन ही नहीं नाज़रीन, अगर हुकूमत के हवाले से भी देखें तो हुकूमत के पास भी अपनी कारकर्दगी को आवाम के पास ले जाने का आज़मूदा सियासी हरबा कंसीडर किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अगर बात कर लें तो वो भी बतौर वज़ीर आज़म जलसों के ज़रिए आवाम से अपना राब्ता बहाल रखते थे। नवाज शरीफ साहब भी अपने पहले 2 अदवार में जलसे करते रहे हैं, ताहम तीसरे दौर में कोई ख़ास बड़े जलसे उन्होंने नहीं किए, मगर 2017 में इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद बड़े मियाँ साहब को फिर जीटी रोड के थ्रू फिर उन्होंने आवाम से एक जलसा भी कह लें या उसको रैली कह लें, जो भी कह लें, आवाम से उन्होंने रुजू करना पड़ा उनको। इमरान खान साहब की अगर बात कर लें तो इमरान खान की बात की जाए, उन्हें तो सियासी रूज ही अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे से मिला। इमरान खान ने अपने बयानी के लिए जलसों पे बहुत ज़्यादा इन्हसार किया, चाहे वो साइफर का बयानिया हो या फिर गुलामी नामंजूर का बयानिया हो, ये सारा उन्होंने जलसों के ज़रिए ही आवाम तक पहुँचाया। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि गुज़िश्ता साल 2000 जो आम इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात जनरल इलेक्शंस हुए थे, वो जेल में होने के बावजूद उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े, या उनको एक कसीर तादाद में कह लीजिए कि उनको वोट बहुत ज़्यादा पड़ा था। वरना उस्मान बुज़दार की अगर हम देखें पंजाब के हवाले से जो कारकर्दगी है, किसी भी बादशाह और शख्स से पूछा जा सकता है और उसका जवाब भी मिल सकता है। इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में कि नून लीग अपना बयानिया तलाश कर रही है या अपनी कारकर्दगी आवाम को बता रही है। दूसरी जानब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसी पे रखेंगे आज की गुफ्तगू। आपको बताते चलें कि हमें मियाँ हबीब साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए।
हमें शहराज खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शहराज साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियाँ साहब से जानते हैं। मियाँ साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि पहले पार्लिमानी साल में वफाकी कैबिनेट के मेंबरान की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कारकर्दगी इस सेंस में उन्होंने बताई है जी किसने कितने बिल पेश किए, किसने कितने बिल मंजूर करवाए, किसने कितना बोलने का टाइम था और किसने कितनी हाजिरियां दी। क्या अब हमारी कारकर्दगी की रिपोर्ट यही रह गई है या किसने कितना डिलीवर किया, इस पर भी फोकस होगा? नहीं, डिलीवरेंस तो कहीं हमारे कंसीडर नहीं होती, और ख़ास करके पार्लिमानी अगर कारकर्दगी का हम जायज़ा लें तो चूँकि मैं पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बिल मंजूर करवाती हैं उसमें पब्लिक के लिए जो होता है वो तो बहुत माइनर सा हिस्सा होता है। कोई 2-4 बिल आ गया पब्लिक की सहूलत के लिए या पब्लिक की को बेहतर डिलीवरेंस के लिए। बाकी जो होता है जितने कानून बनते हैं वो सारे इसलिए बनाए जाते हैं कि उनसे या तो जो भी साहिब इक़्तिदार है वो उसको स्ट्रेंथन करना होता है, उसके हाथ मजबूत करने होते हैं, उसको इख्तियारात देने होते हैं, या फिर वो हुकूमत या महकमों को जो है वो पावर्स दी जाती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और वो बेहतर तरीके से जो है वो ग्रिप कर सकें। और असल बात जो होती है कि वो इख्तियारात इकट्ठे करने के लिए कानून साजी की जाती है। पाकिस्तान में अवाम कहीं मैटर नहीं करते, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं होती। अभी आपने जो वफाकी वज़रा की कारकर्दगी का एक रिपोर्ट पेश की है जी, उसके मुताबिक भी आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो है वो वज़ीर कानून की कारकर्दगी नज़र आती है, हालांकि वो कारकर्दगी नहीं है, वो गेमिंग है। और उसके ज़रिए जो है वो ना सिर्फ अदलिया के इख्तियारात उन्होंने अपने पास रहन रख लिए हैं, बल्कि तमाम तर मामला जो हैं वो इस तरह इकट्ठे कर लिए हैं। और सारी इस हुकूमत का पूरा 1 साल जो है वो इस पर फोकस रहा है कि हमने मुखालफीन को किस तरह से काबू करना है, उनका सांस किस तरह से बंद करना है, उनको उनके खिलाफ किस किस तरीके से कार्रवाई करनी है, और इसी पर सारी कानून साजी हुई है, इसके अलावा और कोई नहीं। और इसी वजह से जो है वज़ीर कानून मुतहर्रिक रहे हैं और सारा फोकस जो था पूरे पार्लियामेंट का वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात एजेंसियों को देकर अपने पास रख कर अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल रगेद दिया जाए और उनको बोलने की भी इजाज़त ना दी जाए। और यही वजह है कि आज जो है वो अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ गलियां होजन सुनियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे वाला माहौल बन गया हुआ है कि सिर्फ हुकूमत ही हुकूमत नज़र आती है। अपोजिशन को ना उनकी सीटें दी गई हैं, ना उनका मैंडेट दिया गया है, ना उनको असम्बली में बोलने दिया जाता है, ना उनको जलसे करने की इजाज़त है, ना उन्हें आज़ादी इजहार का हक दिया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि अवाम की सहूलत के लिए जो है वो हम कानून साजी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि सबसे कम जो है वो वज़ीर दाखिला बोले हैं, वो सिर्फ 12 मिनट बोले हैं और उनके असल में काम बोल रहे हैं। तो काम उन्होंने जितने डाले हैं वो बहुत बड़े बड़े डाले हैं और गुफ्तगू उन्होंने सिर्फ 12 मिनट की है। तो असल में बात यह है कि इसके अलावा बेशुमार वज़रा हैं जो बोले ही नहीं है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर अरकान पार्लियामेंट का भी अगर पिलडॉट रिपोर्ट पेश कर देती या उनकी कारकर्दगी भी ज़ाहिर रहती, तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना तजर्बा है कि 60-70% जो अरकान असम्बली होते हैं ना वो पूरे 4-5 साल में बोलते नहीं, वो गूंगे बहरे होते हैं। उन्होंने सिर्फ वोट देना होता, हाथ खड़े करने होते हैं, यस और नो करना होता है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता और वो कोई काम नहीं करते। असल में पाकिस्तान में का बावा आदम ही निराला है पाकिस्तान की सियासत का। यहाँ सिर्फ सियासत ये है कि हमने अपने लीडर को जो है वो सपोर्ट करना है, उसकी तारीफ़ व तौज़ीह करनी है और अगर कोई उसके मुखालफ बोला तो उसको गाली देनी है, और ये बस इससे आगे और कुछ नहीं। दुनिया में जो होता है ना, पार्लियामेंटेरियन घर से तैयारी करके आते हैं, वो नित नए कवानीन वज़ा करते हैं जिससे पब्लिक को सहूलत होती है। और ये कानून साजी का सारा मुतमईन नज़र जो होता है वो ये होता है कि हमने
पब्लिक को डिलीवर किस तरह करना है, पब्लिक के लिए की जिंदगी में आसानियां कैसे पैदा करनी है, यहाँ सोचते हैं। यहाँ पब्लिक के लिए मुश्किलात गढ़ी जाती हैं और अरकान पार्लियामेंट को या तो तनख्वाहें बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं होता, या फिर वो अपनी मराद बढ़ाते हैं और या फिर वो अपने इख्तियारात बढ़ाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट का कोई और काम नहीं है। आप पूरी पार्लियामेंट की कारकर्दगी उठाकर देख लें, अगर कहीं गलत हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। शहराज साहब से जानते हैं। शहराज साहब, मैं किसी हद तक एग्री करती हूँ, सेकंड करती हूँ मियाँ साहब की बात को कि क्या अब हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है, मतलब आपने क्या डिलीवर किया है आवाम को, एक साल में आपकी कारकर्दगी क्या रही है, वो सिर्फ इसी बेस पे होगी जैसे पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक कि कितने घंटे गुफ्तगू की गई है, कितने मिनट गुफ्तगू की गई है और कितनी हाजिरियाँ रही हैं। मतलब अगर उनके हाजिर होने से भी आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है तो हमने उनकी हाजिरी का क्या करना है पार्लियामेंट में आके? अगर वो जैसे इन्होंने कहा है कि वो आते हैं खामोशी से बैठ के चले जाते हैं, तो उनके आने का क्या फ़ायदा सर? वो जो असम्बली के इजलास होते हैं उसमें भी तो आम आदमी का ही पैसा खर्च होता है ना, टैक्स का पैसा। इतना महंगा एक वहाँ पे इजलास होते हैं, तो फिर ना आया करें। आम आदमी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना इन इजलास से। सॉरी फायदा, इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी कोई है कि वो कितनी देर आए हैं? वज़ीर-ए-आज़म की अभी तक इसमें मेरी नजर से नहीं गुजरा। वो तो सिर्फ मेरा हलफ उठाने के लिए गए थे या एक दो दफा और गए हैं, बाकी तो नहीं। वो हल्फ उन्होंने उठाया था ना, उस वक्त उन्होंने कह तो दिया था कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपोजिशन लीडर जो है वो नाम मुंतखब कर दिया। जी शहराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैज़ा। मैं इसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि पिलडाट या इस तरह के जो अदारे होते हैं, ये कोई अवाम 25 करोड़ अवाम की हालत ज़ार उनसे इंटरव्यू लेकर गली कूचों महलों में जाकर बात करके तो ये सारी रिपोर्टें नहीं कर शाया करते। यही इसी पिलडाट ने कुछ अर्सा पहले 8 फरवरी के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, शफाफियत के बारे में भी तो एक रिपोर्ट शाया की थी, तो उसको तो कोई किसी ने डिस्कस इस तरह नहीं किया कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे और रिजल्ट किस तरह वो तब्दील किए गए या किस तरह जो जीतने वाले थे वो हार गए, हारने वाले थे। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आपने देख लिया। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर अगर बात करें तो ज़ाहिर है इस हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको उस तरह पिजराई नहीं मिली है। अगर अमेरिका की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म जो बाइडन इंतजामिया में भी उनको वहाँ बुलाया नहीं गया। अभी जो बाइडन थे उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में हमने देखा कि वहाँ पर हमें कोई दावत नहीं थी, हमारा कोई सरकारी एहलकार वहाँ मौजूद नहीं था। यूरोप के ममालिक के अंदर आप देखें तो उस तरह बरतानिया का इन्होंने कोई दौरा नहीं किया, तो उस तरह दौरा नहीं किया। अपने कामकाज के लिए तो आते हैं, सफारतखाना इन्वॉल्व होता है, लेकिन सरकारी तौर पर उस तरह का दौरा नहीं होता। हाँ, सेकंड टीयर के, थर्ड टीयर के जो लीडर हैं वो आते हैं, एम्बेसी को एंगेज करते हैं और फिर मुलाकातें करके चले जाते हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ जमहूरियत नहीं है, जैसे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, अभी उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान, इन मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ पर बेलारूस के सदर आ गए। वहाँ आपको पता है किस तरह की जमहूरियत है, वो कब से है इक़्तिदार में है। बेलारूस के सदर जो है कब वहाँ इंतख़ाबात करवाए थे, तो उस तरह इस गवर्नमेंट को उसी पिलडाट की रिपोर्ट या 8 फरवरी की इलेक्शन की बुनियाद पर कोई इसकी वैलिडिटी या लेजिटिमेसी उसको नहीं समझा जाता है। जहां तक आपकी पार्लियामेंट की बात है, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। जमहूरियत जहां अपनी लाइट एंड स्पिरिट में एग्जिस्ट करती है वहां पर आप देखें कि पार्लियामेंट ही में सारे फैसले होते हैं, पार्लियामेंट ही में डिबेट होते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे, देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या कौमी असम्बली का जो रुकन होता है, वो सुबह इन दूसरे मुल्कों में जहां से हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है पाकिस्तान का, जिसको हमने इसी मॉडल पर, बरतानिया के मॉडल के ऊपर हमने रखा हुआ है, या उसी मॉडल की जमहूरियत हमारे यहाँ है। तो एक सुबह से एक MP उठता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठता है, अपनी फाइल उठाता है, टैक्सी करता है, रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहां ट्रेन पकड़ता है, अंडरग्राउंड बदलता है, फिर पैदल चलता है, सीढ़ियों पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल तो है थोड़ा बहुत, कोई गाड़ी यहाँ रुकती नहीं, लेकिन किसी MP का या किसी
के साथ कोई पट्टर नहीं होते, गन्ने लेके नहीं होते, और ना ही ऐसा कभी होता है। देखिए, उसको सुबह से शाम तक काम करना होता है और अपने कंस्टिट्यूएंट को, अपने जो वोटर और सपोर्टर होते हैं, उसकी बात को पार्लियामेंट के अंदर जाकर आगे बढ़ाना होता है कि यहाँ महंगाई है, मेरे हल्के के अंदर यहाँ डॉक्टर की सहूलत नहीं है, यहाँ हमारा सारे का सारा निजाम ही दूसरे तरीके से पाकिस्तान में चल रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जमहूरियत में अवाम की राय का एहतराम होता है, अवाम का क्या चाहती है वो उनके हल्कों में। आप ये देख लें कि किस तरह का हमारा निजाम है कि पाकिस्तान के शहरों में चले जाए, पाकिस्तान के गांव में चले जाए, रूरल एरिया जितने भी हैं वहां चले जाए, तो जो स्कूल की इमारत होगी वो सबसे खस्ता हाल होगी, और वैसे जो कोठियां होंगी, बंगले होंगे, उनकी हालत कुछ और होगी। अब प्राइवेट सेक्टर आया तो उसमें फिर रुझान हो गया, तो गरीब बच्चे जो है, आबादी हमारी ज्यादातर रूरल एरिया में रहती है, तो हमारा पार्लियामेंट कहीं अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। और जब पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो या तो पैसे लेकर जाते हैं, या वोटों से नहीं जाते, या डील बना के जाते हैं, और उन्होंने जो खर्चा किया होता है वो अगले 5 साल पूरे करने होते हैं। वहां पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ठेकेदार बैठे हुए हैं जिन्होंने सड़कों के ठेके लेने होते हैं, जिन्होंने कारोबार के ठेके लेने होते हैं। तो ये एक ऐसा गौरव धंधा है करप्शन का और मामलात का कि ये नजीर तारड़ साहब से आपने बात की, मेरे कानून शब्द किसी की आईनी तरमीम के मौके पर जिस तरह डिलीवर किया गया और जिस तरह ये कानून पास किया गया और जिस तरह तकरीरें हुई, वो हमारे 1973 के मुआवजा आइन में कंप्लीट उसको यानी एक ऐसा पेवंदकारी की कर दी गई कि आइन की अपनी रूह ही जो है वो मुतासर हुई है। उसी में आजादी अदारे राय आप देखें, पीका ऑर्डिनेंस जो है 2016 में नवाज शरीफ के दौर में ये चला था, उसके बाद आई कहां तक हम पहुंच गए हैं कि आजादी राय उस तरह की नहीं है। फेक न्यूज की वजह से जहां अदारे मजबूत होते हैं, जहां अदारे मुल्क मजबूत होता है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर अदारे मजबूत होते हैं, वहां पर कोई सोशल मीडिया पर मर्जी लिखता रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब ये बरतानिया का, बरतानिया या यूरोप या मगरब का जो निजाम हुकूमत है, इनके अदारे मजबूत है। लेकिन शहराज साहब, हमारे यहाँ सियासतदानों को फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ सियासतदान, क्योंकि उनकी कारकर्दगी नहीं है ना, वो ज्यादातर लफाजी पे अपनी काम चला रहे होते हैं, तो जब वो उनकी लफाजी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती, उनके वर्ड्स को भी ऑन नहीं किया जाता आवाम की जानिब से, तो फिर उनको फर्क पड़ता है सर। इसीलिए तो फिर पैकेज जैसे एक्ट दोबारा सामने आते हैं। मैं यही कहता हूँ फायजा के ये एक ऐसा हुकूमती ढांचा है, इसमें जो लोग शामिल हैं पत्थर के जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, पत्थर के जमाने की बातें कर रहे हैं। नौजवान आपका आप देखेंगे 30 ईयर्स से कम उम्र का नौजवान पाकिस्तान में 60% से ज्यादा है। हर रोज आप यानी 16 से 17 हजार जो नौजवान हैं वो 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं, वो 16 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल है, उनको पता है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, उनको पता है कि यूरोपियन ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, किसकी क्या वो किसका प्रोफाइल निकाल सकते हैं विद इन नो टाइम। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपसे ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है जो खुद है। तो ये जो लोग हैं, यानी आप या तो इस मुल्क को 1973 के मुआवजा आइन के मुताबिक चलाएं, या फिर ये बीच में से सारे लोग हटा दें, और वो किसी को कल में सुन रहा था कि जो असल ताकतवर लोग हैं वो आ जाए और वो इस मुल्क को रन करें, ताकि पता तो चले इस मुल्क को कौन रन कर रहा है, किस तरह रन कर रहा है। इस वक्त तो अवाम कहीं और खड़ी है और निजाम कहीं और खड़ा है। तो ये फिर डाक जो रिपोर्ट है आप डिस्कस कर रही हैं, क्या हमारे यहाँ जो हमें रोज ये कहा जाता है मीडिया पर डिस्कस करें कि महंगाई कम हो गई है, जी हमारी मैशत बहुत इस्तेकाम पकड़ गई है। हमारा IMF के जो है वो आ रहा है, वफद आ रहा है, तो हमें कर्जा देगा। किस मुल्क में IMF का वफद आपके चीफ जस्टिस से आकर मिलता है और डिस्कस करता है आपके इंटरनल हालात के हवाले से? दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं सर। इस पे हमने बहुत ज्यादा सवालात उठाए थे
और इसमें हमने बाकायदा प्रोग्राम्स किए थे कि चीफ जस्टिस सीजेपी से मुलाकात क्यों की आईएमएफ के वफ्द ने, क्योंकि ये अपने जगह पे एक नई प्रेसिडेंट सेट हुई है। माजी में इस तरह का मेरे नहीं ख्याल में, मेरे नॉलेज में नहीं है। आप लोग ज़्यादा सीनियर हैं, आप लोग इसको बता सकते हैं, मेरी तस्वीर भी फरमा सकते हैं कि माजी में कभी सीजेपी से इस तरह से मुलाकात हुई हो आईएमएफ के वफ्द की। मियाँ साहब से जानते हूँ। मियाँ साहब, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट भी सामने, आज तो खैर रिपोर्ट सामने आ रही हैं, रिपोर्ट भी सामने आई है। परवेज़ जिलाई, शाह महमूद कुरैशी के नाम उसमें से गायब हैं। सर, निगरान हुकूमत की रिपोर्ट से परवेज़ जिलाई और शाह महमूद कुरैशी का नाम, यानी कि इन दोनों नाम का इखराज या इन दोनों का निकलना सवालात बहुत सारे जन्म ले लेते हैं बहुत सारे सवालात, क्योंकि ये दोनों पिछले हम देख रहे हैं कि 1-1.5 साल 2 साल से 9 मई के वाक़यात के हवाले से FIRs को भी इन पे कटी हुई हैं, इनका सामना है, मुकदमात का भी सामना है, जेलें भी इन्होंने काटी हैं। शाह महमूद साहब तो अभी तक जेल में हैं, फिर नाम भी नहीं है उनके। असल में देखें, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, शाह महमूद कुरैशी जो थे वो कराची में थे। वो तो वो कहते रहे थे ना, नहीं कहते रहते, हमें खुद भी पता है कि वो कराची में थे, लेकिन फिक्स करना चूंकि मतलूब था तो उन्हें फिक्स कर दिया गया। चौधरी परवेज़ लाई उम्र के इस हिस्से में है कि वो बजाते खुद तो कुछ कर नहीं सकते, और हमेशा से उनका तरीकाकार भी हो, वो करवाते हैं, करते नहीं कुछ। तो बहरहाल ये तो एक टेक्निकल सी बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैंने कल फवाद चौधरी का इंटरव्यू किया था। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए उसमें, लेकिन इसी से रेलिवेंट एक बात है कि उन्होंने कहा कि शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, मुराद सई, उमर, असद उमर, और ये सारे लोग जो थे ये एस्टेब्लिशमेंट का असासा थे। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ज़ाया किया है और नुकसान किया है। और आज का जो एस्टेब्लिशमेंट का मॉडल है वो जो है दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कुछ जमातों को साथ मिलाते हैं और एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बारी बारी सबके साथ ये कुछ हो चुका है। तो अब उनको जो है ना ये मॉडल चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन मियां साहब फवाद चौधरी साहब को तो खुद एस्टेब्लिशमेंट का असासा कहा जाता है। तो वो खुद भी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मेरे समेत ये सारे हम असासा थे, तो जो हमें भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये देखें ना, बहरहाल यही तो मसला है कि हम एक दिन जो है जिसका दिल करता है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके तौबा ताइब कर ली है, उनको जो है वो नीट क्लीन हो गए, और जिन्होंने नहीं किया उनको पे सारे केसेस जो है थोप दिए गए। तो ये अवाम तो इसको देखते हैं, ये जो है कोई जस्टिस की अच्छी मिसाल नहीं है। तो माशरे फिर इसी वजह से जो है वो उखड़ जाते हैं, और उन लोगों को पता होता है कि अच्छा यहाँ सिक्का राइजुल वक्त क्या मामला चल रहे हैं, ताकत की ज़ुबान चलती है, ताकत क्या चाहती है उसके मुताबिक ही फिर ढलना पड़ता है। तो हमें अगर आपने माशरे को दुरुस्त करना है तो फिर आपको सोशल जस्टिस देना होगा, आपको सिस्टम के ताबे आना होगा। ये नहीं है कि आप जिसको दिल चाहे उसको निकाल दें और जिसको दिल चाहे उसको टांग दें। ये वाली जो सियासत है या ये जो वाला मेरिट है, इससे बाहर निकलना होगा। हमारा नौजवान जो है बहुत ज्यादा वेल अवेयर्ड है। जी बिल्कुल, आज के दौर के तकाजे भी बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं, लिहाजा हमें अब रवायती चीजों से बाहर निकलना चाहिए। काजी भी खतूत लिख रहे हैं, वो भी स्टैंड कर रहे हैं। माजी में हमने कोई ऐसा बहुत कम ऐसी प्रेसिडेंट हमारे सामने आई थी। नाज़िम, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने हैं, ब्रेक से वापस आते तो यही क्वेश्चन शहराज साहब के सामने रखते हैं कि परवेज़ जिलाई साहब के और शाह महमूद के नाम गायब हैं, जबकि दोनों केसेस भी भुगत रहे हैं, जेल भी काटी है। शाह साहब तो अभी तक जेल में है, तो ये किस जानिब इशारा है? एक ब्रेक के बाद।